अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। उम्मीद करती हूं आप खैरियत से होंगे, आपकी ईद जो है वो अच्छी गुजरी होगी। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम अमेरिका ईरान जंग के डिस्कशन के हवाले से। सूरत हाल काफ़ी एम्बिग्विटी का शिकार है। एक लम्हे यूँ लगता है कि अभी कोई पीस डील होने लगी है और दूसरे ही लम्हे खबर आती है कि अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमला कर दिया है। इस दफ़ा भी कुछ यूँ ही हुआ है। 2-4 रोज़ पहले यूँ लग रहा था कि बस हम किसी पीस डील से एक ही कदम दूर हैं और फिर से अमेरिका ने बहुत सारी ईरान की फौजी तनसीबात जो हैं उनको निशाना बनाया है, जिनके जवाब में ईरान ने कवैत में अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे को टारगेट किया है। इस सारी डेवलपमेंट का अमरीका ईरान मुज़ाकरात और जंगबंदी माहिदे के ऊपर क्या असर होगा, इस पर तज्ज़िया लेंगे बुखारी साहब का। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे हमारे लीडर्स बैनुल-अक़वामी मसाइल हल करने पर अपनी तमाम तर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं, मगर अगर थोड़ा सा ध्यान अपनी गरीब आवाम की तरफ भी दें तो बेहतर होगा, क्योंकि महंगाई की शरह 11.6% को छू चुकी है, जो कि 2 साल की बुलंद तरीन सतह है। बजट भी आने वाला है, तो क्या आम आदमी के रिलीफ की कोई उम्मीद बाकी है, इस पर बात होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स सलीम बुखारी साहब। और साहब कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे टू यू। आज आपका जन्मदिन है और सुबह से आप केक काट रहे हैं, लेकिन वो सवाल मेरा ये है कि आपने अपनी टीम को, मुझे और जो इतने आपके लॉयल व्यूअर्स हैं जो आपका शो बाकायदगी से देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक्स करते हैं, उनको ट्रीट कब दे रहे हैं? पहली बात तो एक बहुत शुक्रिया आपका और मेरी टीम का जिन्होंने मुझे विश किया। और जहाँ तक ट्रीट का ताल्लुक है, इसके लिए किसी दिन का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी आप कहेंगे ट्रीट, उसके लिए जो है मैं हमेशा हाजिर हूँ। अपनी टीम के लिए तो मैं कुछ भी करूँगा। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, दाल गोश्त खाएंगे हम। वो इंशाल्लाह वो एक डिश है जिसका वादा आपसे पहले भी है, लेकिन वो इंशाल्लाह जल्दी पूरा करने जा रहे हैं हम। ठीक है जी बुखारी साहब, अभी हम देख रहे हैं सिचुएशन जो है वो काफ़ी रैपिडली बदल रही है। एक लम्हे यूँ लगता है मिडिल ईस्ट में जैसे अभी कोई मुआहिदा होने लगा है, फिर ये खबरें आती हैं कि सिर्फ ट्रंप के सिग्नेचर्स की देर है और फिर से दोबारा से ईरान पर हमला कर दिया जाता है। इस पैटर्न का क्या मतलब है? देखिए, कुछ लोगों का ख्याल ये था कि ये जो मुआहिदा नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह शायद ईरानियंस हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं जो ट्रंप चाहते हैं, या वो कुछ नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, या रखने डाल रहे हैं। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल वाज़े हो गई है। पता ही चला कि ट्रंप को कोई ये ज़रूर कह रहा है कि ये जो मुआहिदा आप करने जा रहे हैं, ये तो जंग हारने के दस्तावेज पे दस्तखत करने के बराबर है। और वो फिर से एक कलाबाजी खाते हैं और कुछ ना कुछ नई दरगुंतनी छोड़ देते हैं जी। पहली बात तो ये कि उन्होंने अपनी उस नाजायज़ औलाद कॉल्ड नेतन्याहू को एक दिन भी बाज नहीं किया कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। जब से जंगबंदी हुई है तब से लेबनान हो चाहे ईरान हो, सबसे ज़्यादा वायलेशन जो है वो इसराइल ने की हैं, और उसके बाद सबसे ज़्यादा वायलेशन खुद अमेरिका ने की जी। आप मुझे ये बताइए कि जब जंगबंदी हुई भी हो और मुज़ाकरात के लिए दोनों टीमें एक दूसरे के सामने बैठी हों और किसी मुआहदे के जल्द होने की तवक्का की जा रही हो, उस वक्त ईरान के ऊपर हमले करने का कोई जवाज़ है? जब अमेरिका ने लेबनान की हुकूमत के साथ मिलकर और नेतन्याहू के साथ मिलकर लेबनान में जंगबंदी की, तो फिर इसराइल के पास कोई जवाज़ है वहाँ पर मुसलसल हमले करते रहने का और ये दावा करने का कि मैंने 200 किलोमीटर जो स्क्वायर किलोमीटर जो है उस इलाके पे कब्ज़ा कर लिया हुआ है? तो मुझे समझ में नहीं आती कि सीज़ फायर का मतलब इनके नज़दीक है क्या। इसका मतलब ये है कि एक तरफ जो है जो दुश्मन की है, जिसे वो दुश्मन समझते हैं, वो तो रोक दे सब कुछ और हम अपनी से बाज ना आए। ये जो है, ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी की समझ में भी आ रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है कि आप अमन की तलाश में मुआहिदा करने के करीब हों और ख़ुद बताएं। ये किसी ने दावा नहीं किया था, ख़ुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले एक हफ्ते में कम से कम 1 दर्जन मरतबा ये नवीद सुनाई कि वी आर वेरी क्लोज टू साइनिंग एग्रीमेंट और बहुत अच्छा एग्रीमेंट हो रहा है और ईरानियंस ने सारी बातें हमारी मान ली हैं, सो उसके अंदर कीड़े किसने निकाले हैं? खुद ट्रंप ने। और जवाज़ ऐसे नाजायज़ हैं कि लगता ये है कि कोई उनसे कह रहा है कि मुआहिदा ना करना। वो कोई कौन है वो हम अपने नाज़रीन को बेशुमार मरतबा बता चुके हैं। हम वो तोता भी बता चुके हैं जिसमें इस जिन की जान है। हम उसकी गर्दन कौन मरोड़ रहा है ये भी बता चुके हैं। किसको पता नहीं है कि एप्स्टीन फाइल्स में क्या है, और किसको ये पता नहीं है कि वो एप्स्टीन फाइल्स किसने बनवाई थी? मुसाद ने बनाई थी और इसी नेतन्याहू के कहने पे वो बनी थी, जिसका मोहताज और अपाहज होकर रह गया है, जिसका नाम ट्रंप है। लिहाजा वो इस वक्त कतन अमरीकी मफाद नहीं देख रहा, ना उसे अमरीकी मफाद का कोई एहसास है। सो मच सो कि उसने रिकॉर्ड पे ये कहा
कि अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, अमेरिका के लोग मुतासर हो रहे हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी उस नाजायज़ औलाद के पीछे खड़ा होना है और अमेरिका के सारे वसाइल को झोंक देना है। ये तो हो गया जनाब एक सवाल। दूसरी बात ये है कि अमेरिका हमले करे, इजराइल हमले करे, दैट्स ओके, लेकिन अगर जवाबी तौर पर ईरान कार्रवाई करे तो ऐसे फड़क उठते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब आप देखिए, जो ईरान ने हमले किए हैं जवाबी तौर पर कुवैत के एयरबेस पर, जो अमेरिकी अड्डा है जहां से उन पर हमले हुए, उस पर आप देखिए कितना शोर गौगा है। लेकिन ईरान पर हमले क्यों किए थे, उस जंगबंदी की वायलेशन क्यों की थी, वो ना पूछे उनसे, वो जो उनके दिल में आएगा वो कहेंगे। दूसरी बात यह है कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की एक लंबी यानी फहरिस्त है और यकतरफा वायलेशंस है। ईरान ने कोई इनिशिएट नहीं किया हमला ऑन देयर ओन अनलेस दे आर अटैक्ड एंड अनलेस, और ये खलीजी रियासतों के बारे में ये पॉलिसी नई नहीं है। जंग से पहले वाशगाफ अल्फाज में ईरानियन लीडरशिप ने कह दिया था कि जिस किसी मुल्क से अमेरिकी बेसिस पर से हम पर हमले होंगे हम वापस आएंगे एंड वी विल अटैक देम। ये इज दैट राइट? बिल्कुल। ये वो वार्निंग थी जिसके नतीजे में कुछ मुल्कों ने फिर कहा भी था कि अच्छा हम नहीं इस्तेमाल होने देंगे अपनी सरजमीन, लेकिन अपने वादे का पास नहीं रखा। यही सूरत हाल अब भी है। जबकि मुज़ाकरात हो रहे हों अमन की तलाश में, जबकि जंग को ख़त्म करने का जवाज़ ढूंढने की कोशिशें हो रही हों, मुझे बताइए कि ये ईरान के 2 जजीरों पर हमला हुआ है, इसका क्या जवाब था? बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, आप बता रहे हैं, आपने पहले भी आपका इसके ऊपर एनालिसिस यही था कि इस तरह के हमलों की एक्चुअली जो पर्पस है वो ये है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को आपस में लड़वा दिया जाए। माजी के हमलों में शायद 40 दिन की जो जंग है उसमें ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सका, तो क्या अगेन जो दोबारा ये हमले किए जा रहे हैं और फिर ईरान जो उसके जवाबी कार्रवाई कर रहा है, इसका मकसद अगेन यही है कि इन कंट्रीज़ को आपस में लड़वा दिया जाए या मुज़ाकरात के लिए ईरान को प्रेशराइज करना मकसद है? 2-3 मिले जुले मकासद हैं। पहला मकसद तो ये है कि जो आपने कहा कि इन रियासतों को ईरान के खिलाफ किया जाए जी। लेकिन पूरी दुनिया अब ये समझ चुकी है कि ये स्टेटेड पोजीशन है ईरान की कि जिस अमेरिकी बेस से हम पर हमला होगा हम जवाबी हमला करने का हक रखते हैं। ये बात ईरानियन लीडरशिप कंसिस्टेंटली कहती रही है और मैं समझता हूँ कि जितने मर्जी आप वॉर के प्रेसिडेंट्स निकाल लें या जिनीवा कन्वेंशन निकाल लें, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस मौजूद है जहाँ से जिस सरजमीन से आप पर हमला हो। और एक बात मैं फिर सिर्फ याद दहानी के लिए दोहरा रहा हूँ कि ये बात इंटरनेशनल कन्वेंशंस में और यूनाइटेड नेशन के चार्टर में मौजूद है कि जिस किसी गैर मुल्की कुव्वत का कहीं भी एयरबेस होगा, ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह एम्बेसी होती है ना, किसी मुल्क में भी हो, उस मुल्क की का कानून उस एम्बेसी के यानी प्रेमिसेस के अंदर लागू नहीं होता। वहाँ उस मुल्क का कानून चलता है जिसकी वो एम्बेसी हो। यही सूरत हाल अड्डों के हवाले से है। जब अड्डे उनके सुपुर्द कर दिए जाते हैं तो उस पूरे प्रेमिसेस में उस मुल्क का कानून चलता है जिसके वो अड्डे हैं। तो वाई शुडंट दे बी अटैक्ड? भाई आपने क्यों जगह दी है उनको और क्यों आप इजाज़त दे रहे हैं उनको कि वो आपके अड्डों से हमला करें? अगर आप करेंगे तो फिर हशर तो यही होगा। और ये मैं आपको बता दूं, टिल द लास्ट सोल ऑन इन ईरान ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है अगर ये लोग बाज ना आए तो। बिल्कुल बुखारी साहब, तो इस्माइल बकाई साहब भी ये कह रहे हैं कि जो जो अड्डे ईरान पर हमलों में शामिल होंगे उनको अटैक किया जाएगा। फ्यूचर के लिए भी यही पॉलिसी वो वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं। इसके साथ ही बुखारी साहब, हमने माजी में देखा कि अगेन जो हम बात कर रहे हैं, ये कोशिश की गई इन कंट्रीज़ को आपस में लड़वाने की, लेकिन ये मकसद हासिल नहीं हो सका। इस दफ़ा अगर अगेन ईरान इन कंट्रीज़ को निशाना बनाता है अमरीकी हमलों के जवाब में, तो किस हद तक सैचुरेशन पॉइंट, एक टाइम आएगा जब इन कंट्रीज का भी सैचुरेशन पॉइंट आएगा और वो ईरान की सपोर्ट करना छोड़ देंगे? देखिए, ईरान की सपोर्ट तो इनमें से कोई भी नहीं कर रहा, बाय द वे, प्लीज डोंट मिस्टेक। नो गल्फ कंट्री इज स्टिल सपोर्टिंग ईरान। कुछ हैं ऐसे जो उसके खिलाफ ना प्रोपेगेंडा करते हैं ना उसके खिलाफ हमला करने को जायज़ करार देते हैं, बट अक्सरियत जिन्होंने अड्डे दे रखे हैं। आप मुझे बताइए ना कि वो 19 अड्डे जो हैं अमरीकी कहाँ वाक़ हैं? वो खलीजी रियासतों में ही है ना, और वहाँ से ईरान के ऊपर अटैक भी हो रहे हैं ना, तो वाई शुडंट दे बी अटैक्ड? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो आपने इस्माइल बकाई का कहा उसकी इंटरप्रिटेशन एक और भी है। वो ये कहते हैं
कि ये जो हर दूसरे लम्हे करवट बदलते हैं और कलाबाजी खाते हैं ट्रंप, इसका बुनियादी मकसद ये है कि वो नेतन्याहू के लिए मज़ीद टाइम जो है वो मुहैया करते रहें ताकि वो लिबनान की ऐसी तैसी कर ले। ये बात करीन अज़ क़यास है, ये बात गलत नहीं है। आप देखिए कि कितनी शिद्दत आई है। एक तरफ तो जंगबंदी की है आपने, नेतन्याहू एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान दे मेट इन वाशिंगटन, और बाकायदा जंगबंदी वहाँ पर हुई थी जी। फिर उसकी वायलेशन करने का इख्तियार इसराइल को कहाँ से है भाई? किस कानून के तहत है? तो दूसरी बात यह है कि वो ये कहते हैं कि मुतालबात के अंदर जो हमारे मुआहदे के हवाले से अमेरिका जो मुतालबात कर रहा है उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि थोड़ा सा टाइम गेन किया जाए ताकि इसराइल जो है लेबनान को जितना ब्लीड करा सकता है वो कराए। इससे अमेरिका को कुछ हासिल होगा या नहीं होगा, ट्रंप को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो मेरे ख्याल से गायब की बात, हमें मालूम नहीं है, अल्लाह जानता है। लेकिन ऐसी हरकत ने, इस किस्म की स्ट्रेटजीज़ ने कभी अमन कायम करने में जो है वो मदद नहीं की। जी बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, सो स्टे विद अस। बिल्कुल बुखारी साहब, मैं कुछ ईरानियन सोर्सेज से खबर पढ़ी थी जिसके अंदर एग्जैक्टली यही बात लिखी थी कि शायद ईरान से ये डिमांड की जा रही है कि इस मुआहदे के बदले लेबनान, लेकिन उस पर इराक़ची साहब का भी रिसेंट जो बयान आया वो ये कह रहे हैं कि सीज़ फायर जो है वो तब तक इंटैक्ट रहेगी जब तक ऑल फ्रंट्स पर होगी और उसमें लेबनान इंक्लूडेड है। अगर एक भी फ्रंट पर आप वायलेशन करते हैं तो सीज़ फायर की टोटल वायलेशन होगी सब फ्रंट्स पर। अब आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। यही बात हम अपने नाज़रीन को बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे टैक्टिसेस इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल की जा रही हैं कि मैक्सिमम पेनिट्रेशन लेबनान के अंदर इसराइल की हो जाए, जिस तरह उसने गजा पे कब्जा किया है। इसी तरह लेबनान पे कब्जा करने का ख्वाब है। ग्रेटर लेबनान का हिस्सा, ग्रेटर इसराइल का हिस्सा है लेबनान। मुझे ये समझ में नहीं आती कि चलिए स्ट्रैटेजिस्ट को भी छोड़ दीजिए, चलिए मीडिया को भी छोड़ दीजिए, वेयर इज़ द मुस्लिम लीडरशिप? जल्दी से मुझे याद करके बताइए किस बड़े लीडर का बयान आया हो लेबनान के अंदर इसराइल की वारदात पे? क्या ये बेहिसी नहीं है? क्या ये बेहयाई नहीं है? तो कहने का मतलब ये है कि हिजबुल्लाह को ख़त्म करने का जवाज़ बना के नेतन्याहू कब्जा करना चाहता है लेबनान पर। जी। अभी वहाँ पर अमेरिका का स्टूज बिठाया गया शाम में, उसके साथ भी पंगे शुरू हो गए हैं, बिकॉज वो भी हिस्सा है ग्रेटर इसराइल का। आप ये देखिए कि मस्जिद अक्सा के साथ क्या हो रहा है, वहां पर किस जवाज के तहत, किस कानून के तहत इसराइली झंडे लहराए जा रहे हैं। सिर्फ मजम्मती बयान विल डू नथिंग। ये तो मुसलमान ममालिक की लीडरशिप की एक इंतहाई, मैं कुछ और कह दूंगा, इंतहाई शर्मनाक कोशिश रही है कि एक बयान जारी कर दें और अपनी जान छुड़ा लें। बिल्कुल ठीक हो गया बुखारी साहब। इनिशियली जब इस पीस डील की बात हो रही थी, जब जंगबंदी की बात हो रही थी, तो लेबनान वाज द सेंटर पॉइंट जिसके ऊपर ईरान बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन लिए हुए था। देन हमने देखा कि मुज़ाकरात हुए जिनके नतीजे में एक जंगबंदी पर एग्रीमेंट किया गया। अब जबकि अमेरिका और ईरान किसी मुआहदे के करीब हैं, तब इसराइल इतनी ज़्यादा अगर बमबारी कर रहा है तो ये क्या उस अमन मुआहदे को सैबोटाज करने की कोशिश है? एब्सोल्युटली यू आर राइट। यही तो मैं कह रहा हूँ, जंग बंद ना करना सिर्फ एक शख्स के हक में है और उसका नाम है नेतन्याहू। जिस दिन जंग बंद होगी भाई जेल जाएंगे, ये इस पर तो कोई इबाम है ही नहीं। जिस नौइयत के इल्ज़ामात हैं उस पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने 3 मरतबा कहा है प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल से कि इसको माफ़ कर दे। तीनों मरतबा पार्लियामेंट ने, अवाम ने, मीडिया ने और अपोजिशन ने इसकी मुखालफत की है। जी। तो कहने का मतलब यह है कि वो तो चाहेगा ये जंग जारी रहे जब तक वो जिंदा है। हाँ जी। वो जंग बंद करने के हक में बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि उसका कुछ लग नहीं रहा है। असला, बारूद, पैसा खर्च हो रहा है अमेरिका का। जी। वो वॉर लड़ रहा है ट्रंप, जिसको उसके अवाम कहते हैं इट इज़ नॉट आवर वॉर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अजीबो गरीब किस्म की दरफुंतरियाँ छोड़ी जाती हैं, एक और दरफुंतरी का जिक्र बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि मेरे हिसाब से अजीब तजाद है कि ट्रंप कह रहा है कि ईरान ने जौहरी हथियार ना बनाने और ना खरीदने का वादा किया है। हाँ जी। या यकीन दहानी कराई है, जबकि ईरानी क़यादत बार बार ये कह चुकी है कि इस मुआहदे और MOU में जौहरी प्रोग्राम और जौहरी हथियारों से मुतल्लक या जौहरी प्रोग्राम के मतलब कोई जिक्र तक नहीं है। उन्होंने यहाँ तक क्वालिफाई कर दिया था कि जब ये मुआहदा हो जाएगा उसके 60 रोज़ के बाद मुज़ाकरात का बाकायदा दौर शुरू होगा, जिसमें फिर इस मसले के ऊपर भी गुफ्तगू हो सकती है। तो देखिए कितना गडमड करने की कोशिश की जा रही है। CNN भी एग्जैक्टली यही रिपोर्ट कर रहा है कि जो भी MOU अभी CNN वो बकौल ट्रंप के कहा करें फेक न्यूज़। हाँ जी।
वो भी यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस तरह अभी करंट जो डील अंडर कंसिडरेशन है उसके अंदर तो न्यूक्लियर के हवाले से कोई जिक्र नहीं दैट इज व्हाई, चूंकि ट्रंप की चोरी पकड़ी गई है, वो ये झूठ बोल के अवाम को थोड़ी तसल्ली देना चाह रहा है, वो ये झूठ बोल के नेतन्याहू को थोड़ा खुश करना चाह रहा है, लेकिन वहाँ का मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया कह रहा है कि मिस्टर ट्रंप जो आप कह रहे हैं ये झूठ है, इस मुआहदे में ईरान ने कहीं ये कमिटमेंट नहीं दी है आपको। तो ये सूरत हाल है। इसके बावजूद जनाब ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं, जो कोई भी उसके ऊपर तनकीद कर रहा है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो डेमोक्रेट्स हैं, चाहे वो उसके सियासी मुखालफिन हैं, चाहे वो उसकी अपनी पार्टी के लोग हैं, चाहे वो उसकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ट्रंप साहब जो हैं वो ये उनको कह रहे हैं कि आप मुझ पर तनकीद करते हैं तो मेरे लिए फिर मुज़ाकरात के अंदर कोई कामयाबी का रोल अदा करना मुश्किल हो जाता है। यानी मैं जो मर्जी करूं, मैं अमेरिका को कुर्बान कर दूं, मैं अमेरिका की मईशत बर्बाद कर दूं, मुझे कोई टोके ना। इस ट्वीट से तो काफी पैनिक उनका जो है बुखारी साहब वो वाजे हो रहा था। लास्ट मिनट पर ट्रंप जो है वो चेंजेस कर देते हैं, फिर से उन्होंने एमओयू के अंदर काफी ज्यादा तब्दीलियां करके नया नुस्खा जो है वो ईरान को भिजवाया है, जिसके अंदर रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है कि उनकी लैंग्वेज माजी से ज्यादा सख्त है, डिमांड ज्यादा सख्त हो गई है। तो इसकी क्या वजह? देखिए, मैंने कहा ना आपसे कि जब वो देखता है कि ये तो जंग बंद होने का सामान पैदा हो गया है, ये तो माहौल बन रहा है, तो कोई ना कोई नई दरफुंतनी जो है वो छोड़ दी जाती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो नया नुस्खा भेजा गया है उसमें आबना हुर्मुज़ के हवाले से जो शिके हैं और जो यानी जिस चीज़ का उसमें जिक्र नहीं है, वो जो जौहरी प्रोग्राम है उसके हवाले से वो चाहते हैं कि कोई ठोस गुफ्तगू, कोई ठोस लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल की जाए। ईरान ये कह चुका है कि जो आखिरी तजावीज़ उन्होंने वसूल की थी अमेरिका से, उसके जवाब में हमने उनको जवाब भेज दिया है। इसके अलावा या इससे ऊपर या हट के कोई बात करने के लिए ईरानी लीडरशिप तैयार नहीं। ट्रंप शायद मैक्सिमम गेन करना चाह रहे हैं कि जिस हद तक वो ईरान को लेकर जा सके। बुखारी साहब, एक और पॉइंट को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान के जो सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने इस्तीफ़ा भिजवा दिया है। तो उन्होंने मतलब ऑल्दो इन खबरों की तरदीद भी की गई है ईरान की ऑफिशियल इसकी जानिब से, लेकिन फिर भी इन खबरों का मकसद क्या है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि वेस्टर्न मीडिया इज़ बेंट अपॉन क्रिएटिंग कन्फ्यूजन अमंग द लीडरशिप ऑफ ईरान। ये जिक्र अब से नहीं है, ये बहुत देर से चल रहा है। कभी तो वो ले आते हैं बीच में अहमदी निजात का तज़किरा कि उसकी पार्टी जो है वो मुखालिफ है इस रजीम के। कभी इससे पहले अगर आपको याद हो तो 3 दफ़ा अमेरिकन मीडिया ने कहा कि जी वो तो पासदारान जो है उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कर दिया है। मैंने इस प्रोग्राम में बैठा था कि वहाँ की असल कुव्वत का नाम ही पासदारान है, बिकॉज पासदारान इज़ ए फोर्स दैट वाज क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ द रेवोल्यूशन। और नाम क्या है उसका? इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। दे डिराइव्ड देयर पावर डायरेक्ट फर्स्ट फ्रॉम आयतुल्लाह खमेनी एंड देन आफ्टर दैट हिज सक्सेसर आयतुल्लाह खमेनी। तो जो पावर जो है वहाँ कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझी जाती है, असल फैसले उसी के होते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ईरान की लीडरशिप के बीच किसी बात पर इख्तलाफ नहीं होगा। वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो सोसाइटी नहीं है, वो सिस्टम ही नहीं है जहाँ इख्तलाफ राय की गुंजाइश ना हो। मगर ये अस्यूम कर लेना कि उन्होंने इख्तलाफात की बुनियाद के ऊपर इस्तीफ़ा दे दिया है विदाउट एनी प्रूफ, जिसकी कि कंडर इश्किंजा साहब ने कहा कि ईरान ने कर दी है, तो ये मकसद सिर्फ लीडरशिप के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करना हो सकता है। इसके अलावा इसमें कोई सच नहीं है। बिल्कुल। एक बात और इससे पहले कि आप जाए, टाइम थोड़ा शॉर्ट है। जी, वो CNN की रिपोर्ट जो है, जो वो दावा किया था अमेरिका ने कि हमने तबाह कर दिया सब कुछ, सुरंगें क्या, मिसाइल क्या, जौहरी इंस्टॉलेशंस क्या, सब कुछ हमने बर्बाद कर दिया। उसके बारे में CNN की रिपोर्ट ये है कि 50 आउट ऑफ 69 साइट्स ईरान हैज़ रिक्लेम्ड। उनमें से एक जो सबसे बड़ी साइट थी, उसमें से 5 एंट्री पॉइंट्स में से 4 आर इन वर्किंग कंडीशन। और दूसरी बात जो सबसे इंटरेस्टिंग है इसमें, वो ये कि एक्सपर्ट्स ने कहा कि एंट्री पॉइंट्स तबाह कर देने से साइट तबाह नहीं होती। और जैसा कि ऑल्टरनेट एंट्री पॉइंट्स मौजूद हैं, इसलिए ये दावा 69 में से 55
साइट्स को रिक्लेम करने का है। इसने भी ट्रंप को परेशान किया होगा यकीनी तौर पे। बिल्कुल बुखारी साहब, और इसके अंदर काफी खौफनाक जो है वो इंकशाफात हुए, ये माजी से ज्यादा अब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स तक एब्सोल्युटली वो 4th और 5th जनरेशन जिसकी हम बात करते थे, अब उनकी बारी आई लो। अगर ट्रंप बाज ना आए तो उनको चखना पड़ेगा। डिगो गार्सिया पे मिसाइल फेंक के साबित कर चुका है ईरान के 4.5 किलोमीटर 4,500 किलोमीटर तक तो हम जा ही सकते हैं ना। बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद वापस आकर महंगाई की सूरत हाल पर बात करेंगे। साथ रहिएगा। बुखारी साहब, जब नून लीग ओपोजिशन में हुआ करती थी तो बड़े बुलंदो बांग नारे लगते थे कि हुकूमत में आ गए तो ये करेंगे और वो करेंगे। 2 साल की कारकर्दगी हमारे सामने है, महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच के डबल डिजिट्स को क्रॉस कर गई है। बुखारी साहब, क्या इसका आम आवाम के लिए क्या इन 2 साल के अंदर क्या कारकर्दगी है? अब आप चाह रही हैं कि मैं फट पड़ूँ? जी बिल्कुल। और बट मेरे सामने जो सूरत हाल है फट पड़ने के लिए काफ़ी है। वक्त चूँकि कम है इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि सम अप कर दूँ जल्दी से। पहली बात तो ये है कि इस हुकूमत ने अवाम का खून निचोड़ने के ऐसे ऐसे नुस्खे ईजाद किए हैं कि अकल दंग रह जाए आपकी। आप देखें, एक मिनिस्टर की ड्यूटी सिर्फ जो है IPPs और RPPs को डिफेंड करने पर है जी। यानी वो मुआहिदा जिसके तहत बिजली चाहे हम लें या ना लें, वो कारखाने चाहे चलें या ना चलें, हमने अवाम का टैक्स का पैसा उनको देना ही देना है। उसमें से किसकी कितनी दिहाड़ी लगती है हमें आज तक किसी ने नहीं बताया, लेकिन दिहाड़ियाँ ना लगती हों तो इस तरह का जुल्म नहीं ढाया जा सकता। एक बात। दूसरी बात यह है कि अजीब व गरीब सूरत हाल है कि मारते भी हैं, रोने भी नहीं देते। क्यों मैं कह रहा हूँ ये? मुल्क में महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी हुई है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कहते थे 1 रुपया पेट्रोल की कीमत बढ़े तो वज़ीर आज़म चोर है। याद है आपको? ये बात अभी हाल ही में कई मरतबा दोहराई गई है बहुत अहम ओहदेदार की तरफ से। तो अब मैं क्या कहूँ जो इस वक्त हो रहा है अवाम के साथ, ये करते हैं बात अभी बाद में। अदारा शुमारियात की ये सरकारी रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको, अपने पास से कुछ नहीं कह रहा हूँ। बताया गया कि मई 2026 में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह बढ़कर 11.66 होने जा रही है। ये जो रोते थे उनके वक्त में इतनी महंगाई थी, ज़रा आप तकड़े हो जाएं इसके लिए आपके साथ होने क्या वाला है। एक बात। दूसरी बात ये कि हमें ये कहा गया था कि ये जो हमारी शरह नमू है ये तो हम ले जाएंगे 6.5 पे। ये पहले साल भी नारा था, दूसरे साल भी नारा है, इस दफ़ा भी ये नारा लगाने जा रहे हैं और ये पूरा नहीं होगा। तो फिर वो जो PTI वाले चिल्लाते हैं कि हमारे होते हुए तो 6.8 थी, तो फिर क्या खराबी है उस दावे में? इस वक्त हमारे सामने मंजरनामा जो है वो शर्मनाक है। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि ज़री शोबे के लिए 3.8 और सनती शोबे के लिए 4% तरक्की का हदफ, तरक्कियों के हदफ मुकर्रर किए जा रहे हैं क्योंकि दिहाड़ी लगती है ना उसमें। आप समझे नहीं है? डेवलपमेंट पे जितना पैसा खर्च होगा उसमें ठेके होंगे, उसमें टेंडर्स होंगे, उसमें तो माल है। उसके लिए आप पंजाब देख लें, सिंध देख, जहाँ भी है तरक्की के लिए बहुत पैसे रखे हुए हैं। वैसे रोना धोना शुरू है। नए बजट में अब ये जो खौफनाक बात मैं आपको बताने लगा हूँ, नए बजट में टैक्सों की में इजाफे का इम्कान है। सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ महंगी होने का खदशा। पहले तालियां बजा बजा के हलक फाड़ फाड़ के लोगों से कहा सोलर लगवाएं क्योंकि हमारे पास बिजली पैदा करने की कैपेसिटी नहीं है, डैमों में पानी नहीं है, पानी ज़ाया हो रहा है, सोलर 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 सोलर। अब हमने कहा शायद ये ठीक बोल रहे हों। इनके धोखे में आके लोगों ने अपनी चीज़ें बेच बेच के सोलर लगवाए। अब उसके बाद हर गुजरते महीने के साथ नए नए टैक्स लगाने के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। फिर कहा पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल कम पड़ गया, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदें। अब उसकी भी ऐसी तैसी होने वाली। हाल ये है कि IMF ने किसी भी किस्म की टैक्स छूट देने से इनकार कर दिया है। एंड द फर्स्ट पार्ट इज IMF ने टैक्स छूट देने से इनकार करते हुए ई-व्हीकल पर जनरल सेल टैक्स 1% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है। बाकी की आप बता दें। बिल्कुल बुखारी साहब, और भी बहुत सारी इस तरह बिजली जो लोग खुद प्रोड्यूस करते हैं, जो कंपनीज, उनके ऊपर भी 4 पैसा फी यूनिट इजाफी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आयद होगी। बुखारी साहब, अभी बजट भी आने वाला है 5 जून से। नहीं, आप इसको जरा चेंज करें। अभी बुखारी साहब तबाही भी आने वाली है। हाँ जी, तो बुखारी साहब उसके अंदर क्या आवाम के लिए कोई चीखें निकलेंगी। और एक बात मैं बता दूं, अवाम में एक खूबी भी है, खराबी भी है। वो ये है कि वो बड़ी हद तक बर्दाश्त करने की आदी है, लेकिन जब उनकी हद से बात गुजर जाए तो फिर क्या होता है, जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, जो आज़ाद कश्मीर में हुआ, 4 रुपए यूनिट बिजली दे रहे हैं आप, वहाँ के नहीं दे रहे। क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि अवाम सड़कों पर आके उन्होंने ऐसी तेजी फेर दी थी हुकूमत की। मैं इस प्लेटफॉर्म से
वज़ीर आज़म को ये मशवरा देना चाहूँगा कि खुदारा रीथिंकिंग करें। आप बड़े घुरगाज जो हैं उनको टारगेट करें, आम सैलरीड क्लास को और आवाम का बेड़ा गर्क ना करें। उनका तो बेड़ा गर्क पहले ही हुआ है। बिल्कुल बुखारी साहब, ऑलमोस्ट 1 खरब की सालाना सब्सिडी दी जाती है एलीट को, जबकि जो सैलरीड क्लास है, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स आयद होता है और जब हदफ पूरा नहीं होता तो मजीद टैक्स भी उन्हीं पर लगता है। आप देख लीजिए रोजमर्रा की जिंदगी की जो चीजें हैं, रोटी 14 से 20 रुपए तक की एक रोटी। उसके बाद आप देखिए घरेलू सिलेंडर जो है उसमें भी इजाफा हो गया है और वो अब 3643 रुपए का हो गया है। आप ये देखिए कि एलपीजी का 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 58 रुपये 51 पैसे, यानी जो चीज़ घर में इस्तेमाल होती है, आम आदमी के घर में इस्तेमाल होती है, उसके ऊपर टैक्स लगा के ये शक्ल दिखाएंगे और दावा करेंगे कि देखें जनाब हमने कितना आलीशान बजट दे दिया है। बजट में अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। मेरे साथ तो जो होगा वो तो मैं भुगतूंगा एज ए शहरी ऑफ दिस कंट्री, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। हुकूमत के साथ क्या होगा वो मेरे बस में अभी प्रिडिक्ट करना नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो क्या है, वो जो जुमला है, गल वध गई है। हाँ जी, मुख्तारिया गल वध गई है। हाँ जी। मैं अब इस प्लेटफॉर्म से इंतहाई संजीदगी से हुकूमत को कहना चाहता हूँ, मुख्तारिया गल वध गई है। बिल्कुल बुखारी साहब, और इस बजट के हवाले से तो पहले से खदशात सामने आने लगे हैं। इसको कहा जा रहा है कि IMF का बजट होगा। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक शॉर्ट जी, IMF का बजट है। बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद और वापस आकर पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। साथ रहिएगा। बुखारी साहब, ये PTI का पार्लियामेंट्री पार्टी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ये अक्सर ही खबरों की जीनत रहता है। इसके अंदर अक्सर ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और इस दफ़ा अली अमीन गंडापुर साहब वर्सेस सुहेल अफरीदी साहब का मामला है और अली अमीन गंडापुर साहब उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ये नाम लिए बगैर क्यों कहते हैं, गद्दारी के सर्टिफिकेट्स क्यों बांटते हैं कि हम बानी के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं उसका नाम लेकर बात करें। पहली बात तो यह है कि PTI की लीडरशिप जो है वो डिवाइडेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आप रिपोर्टेड मामला जात ले लीजिए या जो कुछ अब हम तक पहुंच रहा है, आप तक पहुंच रहा है, वो लीजिए, तो PTI लीडरशिप इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स। वकला के 3 ग्रुप हैं, जो साबका जो ओरिजिनल PTI के लोग थे उनका एक ग्रुप है, जो चलती गाड़ी पे सवार हुए हैं उनका एक ग्रुप है, फैमिली में बहनों का एक ग्रुप है, बीवी का एक ग्रुप है। आप मुझे बताइए जिस पार्टी का ये हकीकी रंग हो, ये मैंने आपको बताया इसमें कोई झूठ नहीं है, तो उस पार्टी की क़यादत का क्या होगा। जिस बात से ये सारा मामला फिर भड़का है वो ये है कि CM साहब ने मीटिंग बुलाई MPs की। हाँ जी। जिस पार्टी के दावे इतने बड़े बड़े हों, उसके 27 MPs ना आए उस मीटिंग में, इज दैट अलार्मिंग और नॉट। मुशफ़ी जान साहब जो हैं, जो सुबह से शाम तक क्लाबे में लाते हैं, उन्होंने कहा कि जी फलां नाम का बंदा जो है उसने आके वजाहत दी है कि मैं क्यों नहीं आया था। हाँ जी। तो बाकी छब्बी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पार्टी की डिवाइड है इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जब खान साहब से जेल में मिलते हैं तो बाहर आके मुख्तलिफ़ किस्म के पैगामात देते हैं। क्या आपको याद नहीं कि 1 दर्जन से ज़्यादा मरतबा ये कहा गया था जेल से फ्रॉम द ग्रेट खान कि मेरा मुकम्मल एतमाद जो है अली अमीन गंडापुर को है एज चीफ मिनिस्टर। याद है आपको जी? उसी किस्म के बयान अब भी आ रहे हैं कि सुहेल अफरीदी के ऊपर भी उनको उतना ही एतमाद है। बट सुहेल अफरीदी के लिए जो लड़ाई है वो अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि भाई ये वफादारी के सर्टिफिकेट बांटना आपका काम नहीं है, ना आपकी कैपेसिटी है। आपको जो काम सौंपा है बानी ने वो तो पूरा कर लें, पहले आप चीफ मिनिस्टरशिप तो निभा लें। हाँ जी, वो तो कह रहे हैं कि आपसे तो अपना सूबा नहीं संभाला जाता। ठीक है, वही मैंने कहा ना। अच्छा, नाउ अली अमीन गंडापुर जो कुछ कहे उसको हमें इसलिए मानना पड़ता है या उसमें ज्यादा वजन इसलिए होता है कि उसने कई साल जो है चीफ मिनिस्टरशिप की हुई है। हाँ जी। वो भी साजिशों का शिकार होके गया है। एक और नाम ले लेता हूँ मैं, वो है अली मरवत साहब का, शेर अफजल मरवत साहब। उसने भी पार्टी की खिदमत की है, उसको भी इसी किस्म की साजिशों की वजह से निकाला गया और पार्टी को वीक किया गया है। आज सफ़ी जान साहब ये कह रहे हैं कि ये सारे जो हैं खान साहब के नाम पर वोट लेके आए। हाँ, झूठ है। पहला इलेक्शन जो इन्होंने लड़के सो कॉल्ड जीता था उसमें हर पार्टी के इलेक्टेबल्स को शामिल किया गया था। क्या आपको याद नहीं है कि वो जो थे
वैसे अपने जनूबी पंजाब से जहाज़ों में भर भर के जो लोग लाए गए थे वो साबका पार्टियों के थे, कोई पीपल्स पार्टी का था, कोई नून लीग का था। बिल्कुल बिल्कुल बुखारी साहब, टाइम बहुत शॉर्ट है, तो मुझे एक तो ये बताइएगा पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है या नहीं, और दूसरा साबिक आर्मी चीफ की इमरान खान से मुलाकातें की खबरें आ रही हैं, लीमा खान साहिबा तरदीद भी कर रही हैं, ये क्या मामला है? देखिए, ये इस किस्म की जो झके मारते हैं ना, वो इनका सोशल मीडिया मारता है। वो करो, उन्होंने ट्रंप की मुलाकात नहीं करा दी अब तक जेल में खान साहब से, तो वो इस किस्म के दरफुंसियाँ छोड़ते रहते हैं, उसको छोड़ दीजिए जी। लेकिन असल बात यह है कि बानी पीटीआई को के लिए ये लम्हा फिक्रिया है। जिस तरह पार्टी टुकड़ों में बट रही है, जिस तरह पार्टी की रेपुटेशन हर गुजरते दिन के साथ कम हो रही है, इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बुखारी साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया खत्म। सी यू ऑल टुमारो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।